Hello friends, today we are going to start sexual reproduction in flowering plant chapter, and this chapter is very important in terms of your medical and board exam. और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हर साल मेडिकल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ रखा है जिसे प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांट किंगडम में आप लोगों ने डिवीजन अल्गी डिवीजन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ा। जो डिवीजन एंजियोस्पर्म आप लोगों ने पढ़ा, वहां पर आप लोगों ने सिर्फ एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ी, यानी एक तरह से समराइज फॉर्म आप लोगों ने एंजियोस्पर्म का पढ़ा। यहां इस चैप्टर में हम डिटेल में एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, गैमीट्स का फॉर्मेशन, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, डिटेल में स्टडी करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस चैप्टर इज एक्चुअली एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्म। आप लोगों ने जब आप प्लांट किंगडम 11th में चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आप लोगों ने वहां पे एक चीज देखी थी कि चाहे ब्रायोफाइटा की बात की जाए, चाहे जिम्नोस्पर्म, चाहे टेरिडोफाइटा और चाहे एंजियोस्पर्म की बात की जाए, सारे ही में ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन हो रहा था। यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से ऑल्टरनेट हो रहा था और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से ऑल्टरनेट हो रहा था। तो इसी तरीके से डिवीजन एंजियोस्पर्मी में भी ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बेटा पाया जाता है, और इस ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन में इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है, एंड दिस डोमिनेंट स्पोरोफाइट is alternate with highly reduced gametophyte। ओके स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में आते हैं। C.L. Wolf is called the father of plant embryology, and Professor P. Maheshwari means Professor Pancham Maheshwari. He is called the father of plant embryology in India. Okay students, अगर आप इस चैप्टर को देखिए, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में 12th में, उसके जस्ट पहले प्रोफेसर पंचम माहेश्वरी का इंट्रोडक्शन दिया है। और आप इनके इंट्रोडक्शन को जरूर जानिए, क्योंकि मेडिकल में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके कम से कम आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रोफेसर पी माहेश्वरी इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। In case of angiosperm, reproductive organ is flower। ये बात आपको पता है कि एंजियोस्पर्म के केस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है। और फ्लावर होता क्या है? फ्लावर असल में बेटा मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है, एंड फ्लावर मेड अप ऑफ 4 फ्लोरल वर्ल्स। 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनिशियम। 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं। हम एक डायग्राम के, फ्लावर के एक टिपिकल डायग्राम के जरिए से उन जो फ्लोरल वर्ल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनिशियम, उनकी पोजीशन को और उनके फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। Okay students,
ये आपका एक टिपिकल फ्लावर का मैंने डायग्राम बनाया। ये जो है ये कैलिक्स है, दिस इज कोरोला, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड एंड्रूशियम एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड गाइनीशियम। स्वेलन पार्ट है फ्लावर का, उसे थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। जो कि कंडेंस नोड होता है, और सबसे नीचे की तरफ पेडिसिल है विच इज स्टॉक ऑफ ए फ्लावर, विच इज ए स्टॉक ऑफ ए फ्लावर। सो गाइनीशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और गाइनीशियम में बेटा जो इसकी यूनिट होती है वो कार्पेल या पिस्टिल है। गाइनीशियम फर्दर डिवाइड होती है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सोलन पार्ट गाइनीशियम का ओवरी, उसके अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक के अंदर होता है बेटा आपका एग यानी फीमेल गैमीट। ये एंड्रूशियम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बेटा इसकी यूनिट होती है स्टेमन, और स्टेमन में बना होता है एक ऊपर की तरफ एंथर होता है, बाद में फिलामेंट होता है, और यही वो एंथर वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर पॉलन ग्रेन होता है। ये कोरोला है, कलर्ड पार्ट होता है। इसके बारे में बेटा कोरोला और कैलिक्स, इसके टाइप के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट 11th चैप्टर, 11th क्लास के चैप्टर में। कोरोला का जो यूनिट है वो पेटल और कैलिक्स की सेपल। कैलिक्स एंड कोरोला टुगेदर दे आर कॉल्ड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड गाइनीशियम एंड एंड्रूशियम टुगेदर कॉल्ड एसेंशियल ऑर्गन या एसेंशियल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमें इस चैप्टर में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा एंड्रूशियम होता है, और जैसा मैंने आपको बताया उसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें इस ऊपर वाले पार्ट को एंथर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। कॉमन केस में जो फिलामेंट, ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, एंथर कॉमन केस में एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब मतलब बेटा, बाइलोब मतलब होता है इसमें दो लोब होता है। देखिए एक लोब ये है, एंथर के स्ट्रक्चर में आप देखिए गौर करिए, एक लोब ये है और एक लोब ये है, ये बाइलोब होता है। एंड ईच लोब इज फर्दर डिवाइड इनटू टू थिका, दैट इज डाइथिकस। उसके बाद बेटा ये डाइथिकस, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं कहूं कि एंथर की कैरेक्टरिस्टिक हम बता रहे हैं तो ये पहला बाइलोब, दूसरा डाइथिकस। डाइथिकस मींस ईच लोब इज फर्दर डिवाइड इनटू टू थिका, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइथिकस। आप अपने ये नोट्स में ये बात लिख सकते हैं जो मैंने बोला है। यानी देखो ये लोब है, ये लोब है, ये दूसरा लोब है। अब ये लोब फर्दर डिवाइड होता है, इसमें सेप्टा बनती है, और अब ये एक अलग थीका हो गया, ये एक अलग थीका हो गया। इसी तरीके से बेटा ये अलग थीका हो गया और ये अलग थीका हो गया, ठीक है। तो बाइलोब होता है, डाइथिकस होता है। और तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है टेट्रास्पोरेंजिएट।
क्यों होता है टेट्रास्पोरेंजिएट? क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। अब आप पूछेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? अभी मैं आपको एक इंटरनल स्ट्रक्चर एंथर का दिखाऊंगा, जिससे आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। एंथर का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, और वो 4 साइडेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ओके बेटा, तो ये जो मैंने आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये है टीएस ऑफ एंथर शोइंग माइक्रोस्पोरेंजिया। टीएस ऑफ एंथर शोइंग माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसमें देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि एंथर जो होता है, टिपिकल एंथर जो होता है, वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 1 2 3 4 इसमें पाई जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये जो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है या माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें वॉल्स होती है। एंथर या माइक्रोस्पोरेंजिया में वॉल्स होती हैं। यहां पे 4 लेयर वॉल्स होती हैं, सबसे बाहर की तरफ होती है। सबसे बाहर की तरफ बेटा इसमें होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद की जो लेयर है उसे हम लोग इंडोथीशियम कहते हैं। उसके बाद की जो लेयर होती है वो मिडिल लेयर होती है, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है बेटा, इनर मोस्ट लेयर जो होती है, वो है आपकी टैपिटम। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे एक स्टेराइल पार्ट होता है जिसे हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। ये स्टेराइल पार्ट होता है। स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये मैंने एंथर का एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है। एंथर बाइलोब होता है। बाइलोब का मतलब क्या है? देखिए बाइलोब का मतलब ये, अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं कि यहाँ पे एक तरह से मैं कहूं कि ये एक तरह का सेप्टा बन गया है, तो क्या होगा? ये एक अलग लोब, ये एक अलग लोब, ठीक है, ये एक अलग लोब, तो ये बाइलोब हो गया। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है बेटा?
डाइथिकस, यानी ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, ये लोब फर्दर दो पार्ट में बटा है, यानी दो थीका में बटा है, इसीलिए हम इसे डाइथिकस कह रहे हैं। जिस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी तरीके से ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताई थी, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो देखिए आप 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया आप लोगों को एंथर का बेटा, इसमें आपको अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम एक और डायग्राम बनाएंगे, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को थोड़ा और फोकस करते हैं ताकि हमें और ज्यादा क्लियर हो सके। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फोकस करते हैं, इतने स्ट्रक्चर को बेटा फोकस करते हैं। जब हम इसको फोकस करेंगे देखिए, मैंने क्या किया, एंथर की और माइक्रोस्पोरेंजिया की, एंथर की कुछ वॉल लिया और माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को मैंने जूम किया। जूम जब किया तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। इसमें ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो अभी मैंने आपको बता रखी है, वो क्या होगी, एपिडर्मिस। उसके बाद वाली बेटा एंडोथीशियम होगी। उसके बाद वाली लेयर मिडिल लेयर होगी। उसके नेक्स्ट क्या होगी बेटा, टैपिटम होगी। और सबसे लास्ट में पीएमसी या एमएमसी, यानी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, अभी तो आप जब ये वाले डायग्राम आप दिखा रहे थे तब आपने कहा कि अंदर की तरफ जो सेल है उसे आपने स्पोरजिनस टिश्यू कह दिया, और यहां पर जब उसी को आप जूम कर रहे हैं तो आप उसी को आप पीएमसी या एमएमसी कह दे रहे हैं, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब हम किताब में पढ़ रहे हैं तो वहां पर कहीं कोई पॉलन सैक कोई चीज लिखी हुई है, माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा हुआ है, कहीं माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा हुआ है, कहीं पॉलन ग्रेन लिखा हुआ है, कहीं माइक्रोस्पोर लिखा हुआ है। तो बेटा ये सारे वर्ड्स आपस में आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। आप मुझसे कहेंगे आप अभी तो यहाँ पे स्पोरजिनस टिश्यू लिखे, यहाँ पे आप पीएमसी लिखे। अभी इस डायग्राम के बाद मैं आपको एक स्केच डायग्राम बनाऊंगा जिसमें बेटा आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि आखिर ये जो टर्म्स मैंने अभी आपको बताए, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरजिनस टिश्यूज, पॉलन मदर सेल, पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, आखिर इन सारे वर्ड्स में आपस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या फर्क होता है। ओके स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या फर्क होता है। देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, यानी जब हम किसी एक की बात करें, मैं इसकी बात कर रहा हूं या इसकी बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। लेकिन जब हम जब सब सारे ही माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी जब हम प्लूरल फॉर्म होगा इसका, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है, माइक्रोस्पोरेंजियम ये सिंगुलर फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेडिकल में, एम्स में, यानी नीट में, एम्स में, केवीपीवाई एग्जाम में, और डिफरेंट तरह के जो बायोलॉजिकल ओलंपियाड होते हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। हमें ये लगता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम सेम होगा, ठीक है, आपके लेवल तक सेम बता दिया जाता है। लेकिन जब आप इस पे अगर क्वेश्चन लगाएंगे ना और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो फिर अगर आप इसे सेम करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। तो मैं आपको इस पे क्वेश्चन लगवाऊंगा बेटा। अभी हम इस वीडियो में और आगे चल के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिर्फ एक वीडियो जो इन टॉपिक्स पे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे
जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं जो पास्ट ईयर में डिफरेंट मेडिकल एग्जाम और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एक वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे हम लोग बनाएंगे। तो आगे चलते हैं और स्केच डायग्राम से बेटा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि पॉलन सैक, स्पोइनर टिश्यूज, पॉलन ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है। ये डायग्राम मैंने इसलिए अभी नहीं मिटाया है क्योंकि मैं अभी हमें ये जो वॉल्स है माइक्रोस्पोरेंजिया की, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, इनके फंक्शंस पे बात करनी है, इस पे डिस्कस करना है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। देखो बेटा, आपको ये बात पता है कि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं और एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? स्टेमेन। स्टेमेन में वो कौन सा पार्ट होता है जहां पर पॉलन ग्रेन होता है? मैंने अभी आपको बताया है, वो होता है एंथर। ये बेटा एंथर। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया। माइक्रोस्पोरेंजिया जब फर्दर डेवलप करती है तो वो पॉलन सैक बनाती है। पॉलन सैक जब फर्दर उसमें मैचुरेशन होता है तो वो स्पोइनस टिश्यूज होता है। अब स्पोइनस टिश्यूज में जब फर्दर माइटोसिस होती है तो ये पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। और ये सारे ही कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉयड होते हैं। ये सारी जो सेल्स होती है ये डिप्लॉयड होती है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब होगा क्या कि ये जो पीएमसी या एमएमसी है, यानी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें होगी मियोसिस। इसमें होगी मियोसिस। और जब पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तब 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। देखो बात समझो तुम लोग। आप लोग याद करिए, आप लोगों ने जब 11th क्लास में जब सेल डिवीजन पढ़ रहे थे आप लोग, तो उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई देखिए, एक सेल जो डिप्लॉयड सेल है, जब वो मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है, मियोसिस असल में 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जब इसका डिवीजन होगा, ये मदर सेल है, जब ये डिवाइड करेगी तो दो डॉटर सेल बनाएगी और क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? हाफ हो जाएगा। फर्दर फिर मियोसिस सेकंड होगी और फिर सेल्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब आप यहां पे अगर देखिए, आप यहां रिकॉल करिए सेल डिवीजन और वहां पे मियोसिस कॉन्सेप्ट, तो आप देख रहे हैं कि एक सेल से एक अगर मदर सेल है तो मियोसिस में अगर ये पार्टिसिपेट करती है तो एक सेल से 4 सेल बनेंगे। ठीक है भाई, एक सेल से 4 सेल बनेंगे। और क्रोमोसोम नंबर देख लीजिए, ये डिप्लॉयड था, ये क्या हो गया? इसका हैप्लॉयड हो गया। ठीक है भाई, ये डिप्लॉयड था, ये हैप्लॉयड हो गया। अब यहां पर भी यही चीज होगी। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं ये जो सेल मैंने आपको दिखाया है ये पीएमसी है, ये जो सेल मैंने आपको दिखाया ये पीएमसी या एमएमसी है। तो क्या हुआ? एक पीएमसी से 4 सेल बना या नहीं बना? बोल भाई, 4 सेल बना ना। तो बेटा जब ये 4 सेल बना और चारों सेल कैसा है? एन है, क्रोमोसोम नंबर हाफ है। यही सेम चीज तो यहां पर भी हो रही है। अरे भाई, ये पीएमसी की सेल्स हैं, ये पीएमसी एमएमसी हैं, ये मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूं। अब जब इस पीएमसी में जब मियोसिस होगी तो 4 सेल बनेंगे, जैसे यहां बने हैं। ये चारों सेल को हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं, जो कि टेट्राड कंडीशन में होता है। टेट्राड में क्यों होता है? क्योंकि चारों सेल बेटा आपस में अटैच होती हैं एक केमिकल के जरिए से, जिसे हम लोग कैलोज कहते हैं। बोलो भाई,
ये पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो ये 4 सेल बनाती है जिसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है। टेट्राड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चारों सेल आपस में अटैच होती है बाय ए केमिकल कॉल्ड कैलोस। और ये भी कैसा होगा? एन होगा। भाई देखिए एन तो आपको क्लियर है ना क्यों होगा? यहां देखिए ना, यहां जब पीएमसी से जब सेल बन रही है तो एन हो रहा है नहीं हो रहा? इसी तरीके से यहां पर भी हो जाएगा। अब फिर बेटा इसमें क्या होगा? अब होगा क्या कि ये कैलोस जो केमिकल है जिसकी वजह से ये सारी सेल यानी चारों जो माइक्रोस्पोर आपस में अटैच हैं, ये कैलोस का ब्रेकडाउन हो जाएगा, या कैलोस हम कहें डिसॉल्व हो जाएगा, या हम कहें कि जब माइक्रोस्पोर मैच्योर होता है, मैच्योर का मतलब यही है कि कैलोस का ब्रेकडाउन या डिसॉल्व हो जाएगा, तो 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। ओके बेटा, 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे और चारों एन होंगे। यानी अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन सेम चीज होती है, आप कहेंगे नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। माइक्रोस्पोर के मैच्योरेशन से पॉलन ग्रेन बनता है। हाँ, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि उनके मैच्योरेशन से होता है, वहां कोई डिवीजन पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई किसी तरह का मियोसिस और माइटोसिस नहीं होता है, सिर्फ मैच्योरेशन होता है। और मैच्योरेशन भी कैसे होता है? कैलोस के ब्रेकडाउन से। ओके बेटा, ये ब्रेकडाउन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जब टैपिटम के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। एक एंजाइम, टैपिटम एक एंजाइम बनाता है जिसे कैलेज एंजाइम कहते हैं, और ये जो कैलेज एंजाइम है असल में ये कैलोस का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, अब क्या हुआ? पॉलन ग्रेन बन गया आपका, पॉलन ग्रेन बन गया। अब बेटा इस पॉलन ग्रेन में देखो, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इस पॉलन ग्रेन में होगी माइटोसिस, पॉलन ग्रेन में होगी माइटोसिस। आपको ये बात पता है कि जब माइटोसिस होती है, जब माइटोसिस होती है तो एक सेल से, मान लीजिए ये हैप्लॉइड सेल, एक सेल से 2 सेल बनती है, सिर्फ 2 सेल बनती है। मियोसिस में 4 बन रही थी, माइटोसिस में 2 ही बनेंगे। और क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड सेम रहती है। देखो ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड होगा। यही सेम चीज पॉलन ग्रेन में होगा। पॉलन ग्रेन में जब माइटोसिस होगी तो क्या होगा बेटा? पॉलन ग्रेन में जब माइटोसिस होगी तो पॉलन ग्रेन डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 सेल, और वो वहां पर लेकिन एसिमेट्रिक डिवीजन होता है या अनइक्वल डिवीजन होता है। इस अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से एक सेल बड़ी बनती है। देखो जब तुम लोग नोट्स में बनाना तो इस बात का ध्यान रखना, मैंने गलती से नहीं बनाया, ऐसा होता है, इसलिए आप लोग नोट्स में बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक सेल की साइज आप बड़ी रखिए, जिसे हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ओके, जो बड़ी साइज की सेल होगी उसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिस लार्ज सेल कंटेन लार्ज फूड रिजर्व मटेरियल एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। और जो दूसरी जो छोटी सेल होती है, स्मॉल सेल होती है, उसे हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं। ओके बेटा, इसे हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। 2 cell stage of pollen grain, और ये भी एन ही होगी क्योंकि माइटोसिस हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है कि माइटोसिस से जो हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहता है, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही होता है। तो माइटोसिस हुआ, पॉलन ग्रेन में माइटोसिस हुआ, एक लार्ज सेल बनी जिसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, एक स्मॉल सेल बनी जिसे हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं, और इस स्टेज को बेटा हम लोग 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब फर्दर माइटोसिस फिर होगी, फिर माइटोसिस होगी, ठीक है, फिर माइटोसिस होगी। अब बेटा जब फिर से माइटोसिस होगी, लेकिन माइटोसिस वेजिटेटिव सेल में नहीं होगी, मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको, क्लियर कर दे रहा हूं, वेजिटेटिव सेल में माइटोसिस नहीं होती है, माइटोसिस जेनरेटिव सेल में होती है, माइटोसिस जेनरेटिव सेल में होती है। अब जब माइटोसिस जनरेटिव सेल में होती है बेटा, क्योंकि वेजिटेटिव में तो कोई डिवीजन हुआ ही नहीं है, जो डिवीजन हुआ है, माइटोसिस जो हुई है वो जेनरेटिव सेल में हुई है, लिहाजा बेटा ये जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए याद रखेगा
मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो जेनरेटिव सेल के जरिए से होता है, और इस स्टेज को हम लोग कहेंगे 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो अब देखिए, अब इस पूरे स्केच डायग्राम से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है कि क्या माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन सैक, स्पोरजिनस टिश्यूज, पॉलन मदर सेल, पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर क्या होता है, आपस में किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट होता है। आप ये कह सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉयड है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉयड है। तो इसको देखने के बाद आपको सारी पता है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है और कौन कौन सा हैप्लॉयड है। वो हैप्लॉयड है तो क्यों हैप्लॉयड है, और अगर डिप्लॉयड है तो क्यों डिप्लॉयड है, ये बेटा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे। एक क्वेश्चन ये है, इफ 4 PMC मतलब pollen mother cell is present in microsporangia, suppose if 4 PMC is present in microsporangia of a anther, then calculate number of male gamete formed in this anther. Okay student, क्वेश्चन क्या है आपका, if 4 pollen mother cell या microspore mother cell is found in microsporangia, then calculate number of male gamete can be formed by this 4 pollen mother cell. अगर 4 pollen mother cell है तो बताइए उससे कितना मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए आप अपना पेज पलटिए और जो अभी मैंने आपको स्केच डायग्राम बनाया है उसे फिर से देखिए, और कहां से देखिए, अभी मैंने आपको पॉलन मदर सेल दिखाया, पॉलन मदर सेल से मियोसिस हो रही थी तो माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में जब 2 बार माइटोसिस हुआ तो क्या बना था, मेल गैमीट। तो हम ये बात कह सकते हैं, देखिए आप लोग इधर बेटा, हम ये बात कह सकते हैं कि देखो जब तुम एक पीएमसी था यानी एक पॉलन मदर सेल है, जब एक पॉलन मदर सेल या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है और उसमें जब मियोसिस हो रही है तो कितना पॉलन ग्रेन बन रहा था, आप कहेंगे सर 4 पॉलन ग्रेन बन रहा है। अब बेटा अब अपने डायग्राम में देखिए, आप डायग्राम में देखिए, जब मैंने दिखाया है कि जब एक पॉलन ग्रेन में जब माइटोसिस हो रहा है तो कितना मेल गैमीट बन रहा है, जब एक पॉलन ग्रेन में माइटोसिस हो रही है तो कितना मेल गैमीट बन रहा है, आप कहेंगे सर 2 मेल गैमीट बन रहा है। तो 4 पॉलन ग्रेन से कितना मेल गैमीट बनेगा, तो आप कहेंगे 8 मेल गैमीट बनेगा। ये तो कॉमन सा केस हो गया जो कि हमेशा अप्लाई होगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये तो नॉर्मल केस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने आपको 4 पीएमसी दिया है, अब बताइए कितना मेल गैमीट बनेगा। तो आप कहेंगे भाई कि जब नॉर्मल केस में एक पीएमसी से 4 टाइम हो रहा था पॉलन ग्रेन, तो यानी यहां पर भी यही चीज होगी, 4 पीएमसी है इसका मतलब 4 टाइम मतलब 16 पॉलन ग्रेन बनेगा। क्या बात है। और उसमें अब आप नॉर्मल केस में देखिए तो 4 से 8 मेल गैमीट बन रहा था यानी डबल हो रहा था, यहां पर भी आप डबल कर लीजिए यानी 16 से 32 मेल गैमीट होगा। बोल बेटा 16 से 32 मेल गैमीट होगा, आपका आंसर क्या आएगा 32 यानी 32। अब अगर आपको 4 पीएमसी दिया जाता है तो 32 मेल गैमीट होगा। इस तरह के क्वेश्चन और भी हम लोग आगे दूसरी वीडियोस में, जैसा कि मैंने अभी बताया, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एक वीडियो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग घर पे फिर से रिवाइज करिएगा, आप लोग जो नोट्स आप लोगों ने बना लिया होगा उसको आप फिर से देखिए, फिर उस स्केच डायग्राम को पढ़िए,
यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख के देखिए कितना मेल गैमीट आ रहा है, इसको कई बार लगाइए तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। नाउ दी walls of microsporangium। ओके, वॉल्स ऑफ एंथर भी आप उसे कह सकते हैं, और वो 4 वॉल्स होती है। अगर आउटर से इनर की तरफ देखा जाए तो सबसे आउटर की तरफ बेटा अभी मैंने आपको बताया है क्या होती है, एपिडर्मिस है। नेक्स्ट क्या है, इंडोथीशियम है। सबसे अंदर की तरफ थर्ड पे मिडिल लेयर है, और सबसे अंदर की तरफ सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो आपकी है क्या, टैपिटम। देखिए इसका सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके सीक्वेंस के बेसिस पे मतलब आउटर से इनर या इनर से आउटर के बेसिस पे क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है, तो आपको भी क्लियर रहना चाहिए जरूर। अब हम सबसे पहले इनका फंक्शंस देखते हैं। अब बेटा इनके जो फंक्शंस हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर के जो फंक्शन है, वो फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड dehiscence of anther to release pollen grain। ओके, दो काम हो गया। एक तो प्रोटेक्शन, कब प्रोटेक्शन, देखो यही पीएमसी जो है, अभी मैंने आपको बताया, यही पीएमसी जो है पॉलिन मदर सेल, ये क्या बनाएगी आगे जाके, यही तो पॉलिन ग्रेन बनाएगी। तो यानी यहां पर आपका पॉलिन ग्रेन डेवलप हो रहा है। तो जब पॉलिन ग्रेन अभी मैच्योर हो रहा है, उस वक्त क्या होना चाहिए, ये जो बाहर की जो लेयर्स हैं वो आपके एंथर को प्रोटेक्ट करें, ताकि अच्छे तरीके से पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट हो सके। और जब वो मैच्योर हो चुकी हो तो क्या करे, डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलिन ग्रेन। यानी होगा क्या कि जब पॉलिन ग्रेन पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका होगा, मैच्योर होने का मतलब है कि अभी मैंने आपको 2 सेल्ड और 3 सेल डिस्प्ले दिखाई है, ये मैच्योर होने का मतलब होता है। तो जब पॉलिन ग्रेन पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका होगा तो होगा क्या बेटा, ये जो तीनों लेयर है ये बर्स्ट कर जाएंगी, और जब ये बर्स्ट कर जाएंगी तो पॉलिन ग्रेन बाहर आ जाएगा, यानी एंथर के बाहर आ जाएगा। और देखिए एंथर के बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एंथर के बाहर पॉलिन ग्रेन नहीं आएगा तो पॉलिनेशन कैसे होगा। जब ये पॉलिन ग्रेन बाहर आएगा तो उसके बाद बेटा ये कहां जाएगा, ये चला जाएगा फीमेल पिस्टिल पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे, और बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और वो एयर के जरिए से, ये डिफरेंट मोड्स हैं, एयर के जरिए से, वाटर के जरिए से, एनिमल के जरिए से, इंसेक्ट के जरिए से ये मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाएगा। तो ये काम कौन करता है, प्रोटेक्शन का और डेhiscence का, ये बेटा आउटर मोस्ट जो 3 लेयर्स होती है वो इनका ये काम होता है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को अब लगवाता हूं, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, विच लेयर ऑफ एंथर इज नॉट इन्वॉल्व इन द डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलिन ग्रेन। नॉट इन्वॉल्व की बात मैंने कही है, तो आप ऑप्शन क्या है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। आप ऑप्शन देखते ही कह देंगे भाई आंसर होगा टैपिटम। बात सही भी है, क्योंकि टैपिटम का ये एक फंक्शन नहीं होता है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब मैं अगर यहां पे ये कर दूं, अब मैं अगर आपसे ऑप्शन में दूं विच लेयर ऑफ एंथर इज इन्वॉल्व इन डेhiscence ऑफ एंथर
टू रिलीज पॉलन ग्रेन या डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया टू रिलीज पॉलन ग्रेन। अगर मैं एक क्वेश्चन ये कह दूं तब आप मुझसे कहेंगे कि सर अभी जो आपने हमें पढ़ाया है उसमें आपने कहा है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर तीनों इन्वॉल्व होती है डाइसेंस में। अब इन तीनों में से कोई एक बताना है। बेटा इस तरह के क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं कि जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है, आपको जो मोस्ट एक्यूरेट होता है वो बताना होता है। और यहां पर मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा। अगर मैं नॉट हटा दूं तब आंसर होगा एंडोथीसियम। क्यों? देखिए वैसे तो तीनों लेयर में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उनमें से भी मेन इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो एंडोथीसियम का होता है। देखिए मेन एंडोथीसियम का इन्वॉल्व होता है। देखो मैंने बेटा क्या कहा कि वैसे तो ये जनरल केस में ये तीनों ही इन्वॉल्व होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, लेकिन इनमें से भी एंडोथीसियम का मेन रोल क्यों होता है? क्योंकि एंडोथीसियम में एक प्लेस होता है जिसे स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम में असल में अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स होते हैं, ये फाइब्रस थिकनिंग बैंड्स होते हैं, ये फाइब्रस थिकनिंग बैंड्स होते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब है ये मॉइस्चर या वाटर या इस तरह की चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे। सही से बात है, जब सेल ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो सेल में टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा और टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से सेल क्या होगी? बर्स्ट कर जाएगी। जब सेल बर्स्ट कर जाएगी तो क्या होगा? ये रास्ता जो है ये ओपन हो जाएगा और पॉलन ग्रेन आसानी से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एंडोथीसियम है और उसका रीजन ये। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टैपिटम। फंक्शन ऑफ टैपिटम, इसमें फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया बेटा कि टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन यहां पर डेवलप कर रहे हैं, टैपिटम का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि उस पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? टू सिक्रीट कैलेज एंजाइम। आप अपना पेज पलटिए जरा, उसमें देखिए जो मैंने अभी आपको स्केच डायग्राम बनवाया था बेटा। स्केच डायग्राम में आप देखिए जहां पर माइक्रोस्पोर मैंने कहा था, माइक्रोस्पोर आपस में कौन से केमिकल से अटैच है? कैलोज से। और वो कैलोज का ब्रेकडाउन होता है तभी तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये कैलोज का ब्रेकडाउन कैलेज एंजाइम के जरिए से होता है और ये एंजाइम कौन बनाता है? टैपिटम। नेक्स्ट है टू सिक्रीट स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या होती है बेटा? देखिए आपका जो पॉलन ग्रेन होता है वो उसमें दो लेयर होती हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, आउटर लेयर को एक्साइन EXIN एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आउटर लेयर जो होती है बेटा एक्साइन कहलाती है और इनर लेयर इंटाइन कहलाती है। आउटर लेयर एक केमिकल से बनी होती है जिसे हम लोग स्पोरोपोलिन कहते हैं एंड दिस केमिकल इज सिक्रेटेड फ्रॉम टैपिटम। ओके, और जो इनर लेयर होती है ये पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। एक बात और बता दें स्पोरोपोलिन के लिए कि टैपिटम जो स्पोरोपोलिन बनाता है, टैपिटम असल में यूबिश बॉडीज बनाता है। टैपिटम यूबिश बॉडीज बनाता है, ये वेसिकल्स स्ट्रक्चर होते हैं और ये यूबिश बॉडीज फर्दर क्या बनाता है, स्पोरोपोलिन। नेक्स्ट है हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट मटेरियल। ये पॉलन किट मटेरियल क्या होता है बेटा, वो पॉलन ग्रेन जो इंसेक्ट्स के जरिए से पॉलिनेट होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन के ऊपर एक स्टिकी ऑयली लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है ताकि पॉलन ग्रेन आसानी से इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाए, अडेयर कर जाए और आसानी से उसका पॉलिनेशन हो सके। यानी ये देखिए, ये पॉलन ग्रेन है और ये वो पॉलन ग्रेन है जो कि किसी इंसेक्ट से या किसी एनिमल के जरिए से पॉलिनेट होता है। इसके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, इसी स्टिकी सब्सटेंस को हम लोग पॉलन किट मटेरियल कहते हैं और ये जो स्टिकी सब्सटेंस है जिसे पॉलन किट मटेरियल कहते हैं वो कौन बनाता है, टैपिटम। तो ये हो गया बेटा आपके टैपिटम का फंक्शन। ये टैपिटम का फंक्शन जरूर अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग टैपिटम, जो टैपिटम सेल्स हैं उनके बारे में 1-2 पॉइंट और हम लोग डिस्कस करते हैं। कि जो टैपिटम होती है, जो टैपिटम सेल्स होती है, पहला पॉइंट ये कि इन फुल्ली मैच्योर एंथर क्या मैंने कहा, इन फुल्ली डेवलप्ड, इन फुल्ली मैच्योर एंथर जो मिडिल लेयर और टैपिटम जो होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। नेक्स्ट जो टैपिटम होती है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को बेटा टिक कर लीजिए, कई बार टिक करिए, कम से कम 50 बार टिक करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। टैपिटम क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट होती है मींस मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है ड्यू टू बेटा इंडोमाइटोसिस। ठीक है, टैपिटम जो होती है, मैंने अभी आपको बताया, जो टैपिटम सेल्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे टैपिटम की जो सेल्स होती है उसे हम लोग 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 तरह की होती हैं फंक्शन के बेसिस पे। एक होती है इन्वेसिव या अमीबॉइड जो कि न्यूट्रिशनल इन फंक्शन है, और दूसरी बेटा आपकी ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी कहते हैं।
देखिए दूसरा कौन सी है, दूसरा है ग्लैंडुलर टैपेटम जो कि सिक्रीटरी इन नेचर होता है। और ये बेटा जैसे कैलेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है, पॉलन किट मटेरियल का सिक्रीशन होता है और स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन होता है। ये सारा किस तरह के टैपेटम के जरिए से किया जाता है, ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी टैपेटम के जरिए से ये फंक्शन पूरा होता है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन बैंक, पॉलन एलर्जी, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।